बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ईमान ज़ैनब मज़ारी और उनके शौहर अली हादी चट्टा की रिहाई से मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला, इस ख़बर की तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ईमान ज़ैनब मज़ारी और हादी अली चट्टा, जिन्हें रियासती इदारों और रियासती इदारों के सरबराहान पर सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाने पर NCCI के मुकदमे का सामना करना पड़ा और फिर अल्टीमेटली इस्लामाबाद की अदालत ने दोनों को कन्विक्ट कर दिया। 17 साल की सज़ा हुई मुख्तलिफ सेक्शंस में और 7 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। अब इस कन्विक्शन की सज़ा की सस्पेंशन के लिए ईमान और हादी के वकील ने रजू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरकज़ी अपीलों पर तो नोटिस कर दिया, लेकिन जो सज़ा की मौतली की दरख्वास्त थी उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो सका। तो सुप्रीम कोर्ट में गए। अब 20 जुलाई को जो अदालत उज़्मा में आखिरी समाअत हुई है, उसमें हुकूमत की तरफ से, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से अदालत को यह बताया गया कि आज यानी 24 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान और हादी अली चट्टा की सज़ा मौतली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। तो 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में तो कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हो सकी जिससे कोई फैसला सामने आता। अलबत्ता मुकदमे को अदालत उज़्मा में दोनों के वकील फैसल सिद्दीकी की दरख्वास्त पे पेंडिंग रखा गया। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है, जस्टिस आज़म खान साहब इस मुकदमे की समाअत कर रहे थे, NCCI की तरफ से एतराज़ उठाया गया इस अदालती कार्रवाई पे। NCCI की जो प्रोसिक्यूशन टीम थी, उनकी तरफ से कहा गया कि जो CMAs मुल्ज़मान की तरफ से, मुजरमान की तरफ से दायर की गई हैं, वो कबल वक्त दायर की गई हैं। NCCI की प्रोसिक्यूशन टीम का यह कहना था कि ये मुतफरक दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं, इनको नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज किया जाए। साथ में NCCI के वकील का यह भी कहना था कि सबसे पहले जो इदारे की यानी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जो मुतफरक दरख्वास्त है, पहले उसको सुना जाए, और अगर पहले ईमान और हादी अली चट्टा की CMA को सुना गया तो NCCI की प्रोसिक्यूशन टीम का कहना था कि हमारी मुतफरक दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी, जिस पे फैसल सिद्दीकी साहब ने अदालत से कहा कि वो दोनों दरख्वास्तों पे एक साथ दलाइल देने के लिए तैयार हैं। अगर अदालत मुनासिब समझे तो दोनों दरख्वास्तें जो उनके मौकलान की तरफ से है और NCCI की तरफ से है, दोनों पर दलाइल का आगाज़ किया जाए। जज साहब ने, जस्टिस आज़म खान साहब ने कहा कि वकला जो है वो तैयारी कर लें और जो मुजरमान की नुमाइंदगी वकील कर रहे हैं, बेहतर होगा कि वो भी तैयारी करें, क्योंकि इससे जो बुनियादी हकूक़ हैं फैसल सिद्दीकी साहब के मौकलान के, उनके लिए बेहतर है कि आप पूरी तैयारी करके जो है वो केस को आर्गू करें। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं अपने मौकलान के बुनियादी हकूक़ सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दलाइल शुरू किया जाए। तो ये दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया है इस नुक्ते पे कि कौन सी मुतफरक दरख्वास्त पहले टेकअप की जाएगी। जो सज़ा मौतली वाली है उसका फैसला अब तब होगा जब अदालत का आज की अदालती कार्रवाई का महफूज किया गया जो फैसला है वो अनाउंस किया जाएगा। गालिबन अगले हफ्ते ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं एक तीर दो शिकार और सोहेल अफरीदी साहब का घेरा तंग। नाज़रीन, आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से 5 अगस्त को एक जलसा आम का ऐलान किया गया है। अब सोहेल अफरीदी साहब का कहना है कि यह जलसा जो पेशावर में होगा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, ये सेमीफाइनल भी होगा और ये फैसला कुन भी होगा, और PTI के तमाम अरकान को बंदे लाने की हदायत जो है वो पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई हैं। सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि हमारा ये जलसा पुरअमन होगा, पुरअमन एहतजाज करेंगे और यही हमारा आखिरी रास्ता है। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन,
दो बड़े अहम मुकदमात सुहेल अफरीदी के खिलाफ, एक जो ऐलान किया गया था कि इमरान खान की रिहाई के लिए रिहाई फोर्स बनाई जाएगी, दूसरा जो केपी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि 9 मई का जो मुकदमा है रेडियो पाकिस्तान का और दीगर कुछ और मुकदमात, इनको स्टेट की तरफ से अदालत से विड्रॉ कर लिया जाएगा, यानी वापस ले लिया जाएगा। अब ये जो दो मुकदमात हैं, दोनों के दोनों वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। एक ही दिन इन दोनों मुकदमात की समाअत होगी। अगर हम बात करें रिहाई फोर्स वाले केस की, तो ये एक वकील है मलिक ज़हीर अहमद, उनकी तरफ से कहा गया था कि मुल्क का कानून ये इजाज़त नहीं देता कि कोई प्राइवेट फोर्स बनाई जाए किसी मुजरम को रिहा करने के लिए। उसमें सुहेल अफरीदी के खिलाफ कार्रवाई की भी बात की गई। तो इस पर वफाकी आईनी अदालत जो है वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा को बजरिया जो मुतलका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक नोटिस जारी कर चुकी है। तो 29 जुलाई को जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में वफाकी अदालत में रिहाई फोर्स की तश्कील से मुतल्लिक बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। और मुझे शायद क्यों लगता है कि शायद सूबाई हुकूमत या उनका वकील या सुहेल अफरीदी साहब का वकील आके अदालत में ये कह देगा कि रिहाई फोर्स का सिर्फ एक सियासी बयान था, कोई उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ना कोई सियासी जमात ऐसी कोई फोर्स चाहे बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कोई जवाब दिया जाएगा कि जिससे ये कार्रवाई का सामना जो सुहेल अफरीदी साहब को करना पड़ रहा है, ये कार्रवाई जो है वो ड्रॉप हो जाए। दूसरा जो केस है, जो सूबाई काबीना ने फैसला किया था कि हम 9 मई के मुकदमात वापस लेंगे, जिस पे रेडियो पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे जलाओ घिराव का वाक़या पेश आया था, पूरी इमारत रेडियो पाकिस्तान की जल के खाकसर हो गई थी, तो रेडियो पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से बजरिया वकील रजू किया वफाकी आईनी अदालत से, जिसमें यह कहा गया कि चूँकि सूबाई हुकूमत मुतासरा फरीक भी है, वज़ीर आला की एक वीडियो भी आई थी सुहेल अफरीदी साहब की, तो लिहाजा ये जो केस है जिसे हुकूमत वापस लेना चाहती है, काबीना की सतह पे जो है वो एक डिसीजन भी ले लिया गया है, तो 9 मई के इन मुकदमात को किसी दूसरे सूबे में मुंतकिल किया जाए और सूबे में मुंतकिल करने से पहले वफाक की जो सूबाई हुकूमत है उससे अदालत में ऐसी कोई एप्लीकेशन देने से भी रोका जाए। तो आईनी अदालत ने इस पर हुक्म इम्तना जारी किया था। अब वो हुक्म इम्तना अपनी जगह पे बरकरार है, लेकिन मुकदमा जो है वो 29 जुलाई को अमीनुद्दीन खान साहब के बेंच में वफाकी आईनी अदालत के सामने जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। एक ही दिन में 29 जुलाई को आईनी अदालत में दो बड़े अहम मुकदमात जो कि सुहेल अफरीदी साहब से मुतलका हैं, उनके फैसलों से मुतलका हैं, उनकी हुकूमत उनकी पार्टी से मुतलका हैं, ये फिक्स कर दिए गए हैं। देखते हैं इस केस की क्या समाअत होती है 29 जुलाई को। इसके अलावा नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 3 स्टार फौजी ऑफिसर जनरल आमिर रज़ा को तरक्की दी है। उन्हें 4 स्टार जो है वो जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया है। और ये जो आमिर रज़ा साहब हैं जो कि अब लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं, जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने इस तरक्की की मंजूरी दी है, उन्हें तरक्की के साथ साथ जो है एक अहम ओहदा, एक अहम जिम्मेदारी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तफवीज़ कर दी है। और वो जिम्मेदारी नाज़रीन है कि जनरल आमिर रज़ा साहब को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो है मुकर्रर कर दिया गया है। अब सवाल कुछ दोस्त पूछ सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की पाने वाले ये जनरल आमिर रज़ा साहब कौन हैं? नाज़रीन, जनरल आमिर रज़ा साहब जो हैं ये हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री भी हासिल कर चुके हैं, सितारा बिसालत भी इनके पास है, और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की पाने से पहले ये चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ में अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे थे। और ये बड़ा अहम ओहदा होता है, इसे भी आप फ़ौज का दिल कह सकते हैं, हार्ट कह सकते हैं। और इससे पहले हैवी इंडस्ट्री के सरबराह भी रह चुके हैं टेक्सला में, आर्म कोर के सरबराह भी रह चुके हैं, और दीगर आला ओहदों पर भी अफवाज पाकिस्तान में ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे चुके हैं। तो उनके वसी तजर्बे और काबिलियत को देखते हुए मेरिट पर जो है, और अफवाज पाकिस्तान में जितनी भी तरक्कियाँ या प्रमोशंस होती हैं वो काबिलियत और मेरिट की बुनियाद पे होती हैं। तो ये अहम जिम्मेदारी कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का उन्हें बनाया गया है, सरबराह बनाया गया है। तो उनकी काबिलियत और उनकी सलाहियतों और उनके वसी तजर्बे को देखते हुए उन्हें तरक्की के साथ इस आला ओहदे पे जो है वो नवाजा तो नहीं कह सकते, उन्हें तैनात जो है वो किया गया या उन्हें जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।
इसके साथ साथ नाज़रीन, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान का हमने जिक्र किया है, तो एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया है टांक में, जहां दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट को टारगेट किया है। और अब तक की इतलात के मुताबिक और ICPR के एलामिया के मुताबिक जो दहशतगर्द थे उन्होंने बारूद से भरी हुई गाड़ी जो थी वो चेक पोस्ट की दीवार से आके टकराई और टकराने से बारूद से भरी जो गाड़ी थी वो फट गई और इसके नतीजे में 15 जो है बहादुर सपूत जो है उन्होंने जाम शहादत नोश किया है, जिसमें 12 अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं, 2 उसमें पुलिस एहलकार हैं और एक महकमा जंगलात का मुलाजम था, सरकारी बंदा था, वो भी इस अफसोसनाक वाक़े में जो है दहशतगर्दी के वाक़े में वो भी शहीद हुआ है। तो आप नाज़रीन देख सकते हैं कि कौमी सलामती के लिए, हम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो सिक्योरिटी जवान हैं, वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अपना खून दे रहे हैं इस धरती की हिफाजत के लिए। तो कैसे हो सकता है कि जो शहादतें दे रहे हों मुल्क की सलामती को, कौमी सलामती को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी इन कुर्बानियों के साथ कैसे समझौता हो सकता है? तो दहशतगर्दों के साथ कोई कंप्रोमाइज़, कोई मुज़ाकरात नहीं, और ये ऑपरेशंस बिला किसी तफरीक के आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जो है अफवाज पाकिस्तान पुरअज़म है कि ये ऑपरेशन इसी तरीके से जारी रहेंगे और अवाम की सपोर्ट के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम जो है वो कामयाब होंगे। अब यहाँ पे चूँकि जंग का जिक्र हुआ तो ईरान अमेरिका की बात भी कर लें। एक नई खबर सामने आई है कि अमेरिका ने इराक़ के ज़रिए ईरान को आर्जी जंग बंदी की पेशकश की और बरतानवी मीडिया इसको रिपोर्ट करा, जिसमें यह कहा गया है कि जो इराक़ के वज़ीर आज़म वाशिंगटन के दौरे पे गए, उस दौरे से वापसी पर उन्होंने तेहरान में जो है वो क़याम किया और इस आर्जी जंग बंदी की जो पेशकश है वो ईरानी क़यादत को पेश की गई। लेकिन अमेरिका की इस आर्जी जंग बंदी की पेशकश को, यानी टेम्परेरी सीज़ फायर की ऑफ़र को, ईरान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है कि आर्जी जंग बंदी की कोई पेशकश काबिल कबूल नहीं। खित्ते में अगर सीज़ फायर होना चाहिए तो परमानेंट होना चाहिए और तमाम महाज़ों पे होना चाहिए। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना है कि ये जो नए सालिस के ज़रिए ऑफ़र की गई है, पहले भी बहुत सारे सालिस मौजूद हैं, लेकिन बात आर्जी जंग बंदी की नहीं, ईरान मुस्तकिल जंग बंदी चाहता है, यह कहना है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगली जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे वो ख़बर नाज़रीन ये है जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन अपने पीक पे पहुंच चुकी है। आज नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने मीरपुर में जलसा आम से खिताब किया और आप जानते हैं कि 27 जुलाई को पोलिंग का दिन है, तो 2 दिन बाकी हैं इलेक्शन, 1 दिन बाकी है इलेक्शन कैंपेन का। 25 के बाद आप इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेंगे। और पहले मरले में मीरपुर में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पे इलेक्शन की वोटिंग जो है वो करवाई जाएगी। आज़ाद कश्मीर जो मीरपुर के अवाम हैं वो अपने नए जो हुक्मरान हैं उनका इंतखाब करेंगे। तो बिलावल ज़रदारी साहब ने भी जलसों से खिताब किया। बिलावल ज़रदारी साहब ने आज यह कहा है कि कश्मीर का जो फ़ैसला है ना पंजाब करेगा, ना सिंध करेगा, ना कोई और सूबा करेगा, कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरी अवाम करेंगे। लेकिन जो नवाज शरीफ और उनके बाद जो मरीम नवाज़ साहबा का खिताब था, मैं बहुत सारे दोस्त फिर अपनी ऐसी आरा का इजहार करते हैं जिसको कमेंट बॉक्स में पढ़ के ईरान शौक, मतलब मैं पढ़ के शौक रह जाता हूँ। मैं अब ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे कोई ऐसा एलिमेंट्स मिले कि मैं फ़लाँ को सपोर्ट कर रहा हूँ या फ़लाँ को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। वो मेरा ऐसा कोई मकसद भी नहीं होता, बस ये दोस्तों की अपनी एक राय जो है वो हमारी ख़बरों की डिटेल से बन जाती है। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने जो कहा ना कि हमारे जो सियासी मुखालिफ हैं हमारी इलेक्शन कैंपेन से घबरा गए हैं और जो हमने मंशूर पेश किया है उससे भी घबरा गए। लेकिन मरीम नवाज़ ने नाम नहीं लिया। जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी कैंपेन में नून लीग का नाम लेते हैं, मरीम का नाम लेते हैं या नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर जिक्र कर देते हैं, लेकिन नून लीग का जिक्र करते ही करते हैं कि वो हमारी अपोनेंट मुखालिफ सियासी जमात है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में। लेकिन नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ पीपल्स पार्टी का नाम भी नहीं लेते। लेकिन आज जो मरीम नवाज़ ने कहा कि हमारे सियासी मुखालफिन की कैंपेन को देखते हुए, बल्कि कामयाब इलेक्शन कैंपेन को देखते हुए हमारे सियासी मुखालफिन की कांपें टांग गई हैं। तो ये नाम लिए बगैर बिलावल को हिट किया गया और बड़े महसूस होते हैं इस किस्म की इलेक्शन कैंपेन में जो खिताब होते हैं, तकरीरें होते हैं, चाहे बिलावल करे, चाहे मरियम करे, चाहे कोई और करे,
तो उसे पता लगता है कि नाम लिए बगैर किसको हिट किया गया है, किसको पैगाम दिया गया है या किसको सुनाया गया है। आपको याद होगा कि बिलावल ज़रदारी साहब भी एक लॉन्ग मार्च लेके निकले थे सिंध से इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद पहुंचने पे जो उन्होंने खिताब किया था, उस खिताब के दौरान, उस तकरीर के दौरान उनकी ज़बान स्लिप हो गई थी। टांगें कांपने को उन्होंने कांपे टांगने कह दिया था। तो उनका जो एक जुमला मशहूर हुआ था, जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, तो नाम लिए बगैर जब उन्होंने कहा कि हमारे सियासी मुखालफिन की कांपें टांग गई हैं, तो वो बिलावल को हिट कर रही थी, बिलावल को सुना रही थी। देखते हैं 27 जुलाई को जो पहला मरला है आज़ाद कश्मीर का, उसमें देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो कामयाब होती है। वादे दोनों सियासी जमातें कर रहे हैं, लेकिन अवाम किस पे ट्रस्ट करते हैं? ये 27 जुलाई, 2 अगस्त और फिर शायद 8 अगस्त या 10 अगस्त है तीसरे मरले का, तब जाके पता चलेगा कि हतमी आज़ाद कश्मीर के अवाम फैसला क्या करते हैं, किस सियासी जमात को अपना हुक्मरान मुंतखब करते हैं।